नमस्कार, मैं हूँ सुरजीत शंकर भी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में हमारे साथ आए हुए हैं आज सांगानेर से कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष कल्याण जी। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर। कल्याण जी, ममता वर्सेस अमित शाह, अब ये प्रकरण चल रहा है। इसमें आप देखिए कि जब ईडी गई थी हाईटेक ऑफिस में और वहां पे ईडी ने छापा मारा था, तो ममता पहुंची थी डीएसपी के साथ, सीपी के साथ, थानेदारों के साथ पहुंची थी और पुलिस के सामने उन्होंने फाइल उठाई और ईडी को धक्का देके फाइल लेके चलती बनी। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ये बहुत बड़ा केस है और अगर ये साबित हो जाता है, देखिए आज जो है हाई कोर्ट में ना जाके ईडी सीधे सुप्रीम कोर्ट में गई है। सुप्रीम कोर्ट में उसने फाइल किया है पिटीशन और बोला है कि ममता के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाए और सबूतों को नष्ट करने के लिए भी ईडी ने बोला है कि सबूतों को नष्ट किया है, इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी ले गई हैं। ममता बनर्जी को लॉ, ये एक तरह से ममता बनर्जी लॉ प्रोटेक्टर है, लेकिन यहां क्या है, लॉ ब्रेकर हो गई हैं। जिस सीएम को अपने उसके खूबे का प्रोटेक्ट करना चाहिए लॉ, ये लॉ को खुद ही ब्रेक कर रही हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती डीएसपी सीएसपी की है, सीपी की है, क्योंकि ये सेंट्रल कमांड से गवर्न होते हैं। आप देखिए, गृह मंत्री ने एक रिपोर्ट मांगी है जिसमें कहा गया है कि कौन कौन थे फाइल ले जाने वाले। 100 से ज्यादा लोग थे, 100 से ज्यादा लोग थे, जिसमें डीसीपी और सीपी भी थे। यानी कि इनको सस्पेंशन ऑर्डर हो सकता है और ममता को गिरफ्तारी हो सकती है एफआईआर के बाद। आपका इसके पूरे प्रकरण पे क्या कहना है? ममता वर्सेस अमित शाह आप कैसे देखते हैं, या ममता वर्सेस जो होने वाला चुनाव है, ये सब चुनाव के कारण हो रहा है, आप इसको किस एंगल से देखते हैं? जी कल्याण जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर का कोई महत्व नहीं रहा। बिल्कुल सही कहा। मैं जहां तक समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट की और सेंटर की कठपुतली बन चुका है। क्योंकि हम अगर पिछली घटनाओं को देखते हैं, पिछली घटनाओं का अगर हम विवरण यहाँ पर करते हैं, तो आप ये देखिए कि पहले भी अपने स्टेट में इस तरह की घटनाएं या इस तरह की स्थितियां क्रिएट हुई है, और ये वहां जब हुई है, जब वहां पर इलेक्शन हुए हैं। बहुत जागता उदाहरण है अरविंद केजरीवाल जी है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जो थे, उनके ऊपर भी इसी तरह का एक आरोप लगाकर उनके 60 में से 32 आदमियों को जेल करवा दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसके बाद में अभी बिहार में रिसेंटली हमने देखा तो बिहार में जो अपोजिशन पार्टी के नेता थे, लालू जी के लड़के जो थे, उनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी और उनको इलेक्शन में डिस्टर्ब किया गया, और डिस्टर्ब करने के बाद में बदतमीजी करके या वोट चोरी करके वहां पर सत्ता हथिया गई। तो अब ये लॉ एंड ऑर्डर वाला मामला नहीं है, ये एक सत्ता हथियाने का एक हथियार बन गया है और एक जरिया बन गया है कि जब भी जहां भी इलेक्शन होते हैं, वहां पर यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ईडी सीबीआई को भेजे और वहां पे जितने भी नेता है, जितनी भी पार्टीज है, उनको डिस्टर्ब करे और वहां पर वोट चोरी करके या ईवीएम में बदमाशी करके सरकार बना ले। ये एक रणनीति चल रही है जो देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और जनता के लिए बहुत ही खतरनाक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। अब हम जिस बारे में बात कर रहे हैं कि ममता वर्सेज ईडी, ये केस आज का नहीं है, ये केस है 2020 का। पूरा 5 साल चले जाते हैं तो 2020 में जब जो शुभेंदु अधिकारी जो आज बीजेपी के सर्वे सर्वा बने हुए हैं और बीजेपी के अच्छे खासे लीडर है और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री के पात्र हैं, वो टीएमसी के मेंबर हुआ करते थे,
और टीएमसी के मेंबर रहते हुए उन्होंने जो घपले किए थे, जो घोटाले किए थे, तो 2020 के जो इलेक्शन थे उसमें बीजेपी ने हाईलाइट करे थे। उसके बाद में उनको पूछताछ भी हुई, ईडी ने उनको बुलाया भी। बुलाने के बाद जो है वो गुनहगार भी पाए गए, डिफॉल्टर पाए गए, कुछ भी कहा गया और उनको ये कह दिया गया कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए और हमारी पार्टी की कमान संभालिए, हम आपका रफा दफा केस रफा दफा कर देंगे। तो ये बात है 2020 की, जब इससे पहले इलेक्शन हुए थे। अब हम आते हैं पुनः अब दोबारा इलेक्शन में, तो बीजेपी को लग रहा है कि हम जो वहां पर सत्ता नहीं जा सकते, या हमारे फेवर में या हमारी तरफ कोई गवर्नमेंट का या हमारे जनता का रुझान नहीं है, और ममता बनर्जी पुनः वहां पर आ सकती है या गवर्नमेंट बना सकती है। नई रणनीति ये चालू करती है कि उनको फिर मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की एक साजिश रची गई, और शुभेंदु अधिकारी प्लस ईडी इन्होंने मिलकर उनको बताया कि कहां से कौन इसकी पार्टी को ऑपरेट करता है और कौन इनकी पार्टी की सारी संरचनाएं देखता है, प्लानिंग करता है। तो जो प्लानिंग करता जो थे, वो आईपैक के जो मालिक जो थे वो थे मिस्टर जैन, और उनके ऊपर ईडी की रेड डालकर जनता को ये दिखाया गया कि ये तो एक स्वतंत्र जो है प्रभार वाली कंपनीज है, स्वतंत्र प्रभार वाले डिपार्टमेंट है, तो कहीं पे भी किसी पे भी कभी भी जाकर रेड कर सकती है, छापे डाल सकती है। मगर इसके पीछे सारी रणनीति जो रही है वो एक अपोजिशन पार्टी बीजेपी पार्टी की रही है, अमित शाह जी की रही है। ये बिल्कुल साफ दिख रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर इनको कोई कार्रवाई करनी थी तो इनके पास में 5 साल बहुत थे। 5 साल में इन्होंने कभी वहां पर रेड नहीं करी, कभी वहां पर इंक्वायरी नहीं करी, कभी पूछताछ नहीं करी, और शुभेंदु अधिकारी को अपनी पार्टी में पदाधिकारी बनाए रखा, और उनके ऊपर कोई आरोप जो थे सारे के सारे निस्तारण कर दिए। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण और एक बहुत ही गंदी राजनीति जिसे कहते हैं वो चल रही है। मैंने सुना था पहले कि शाम दाम दंड भेद सारे हथियार अपनाए जाते हैं, हथकंडे अपनाए जाते हैं, और वही यहाँ पर जो है शाम दाम दंड भेद वाले कि अगर कोई लट से मानता है तो लट से मनवा लो, और अगर कोई पैसों से मानता है तो पैसों से मनवा लो, और अगर कोई नहीं मानता है तो उसको जेल में डालकर मनवा लो, मगर सत्ता हथिया लो। इनका यही मकसद रहा है, और यही मकसद रहा तो आगे आने वाले टाइम में जनता की बहुत बुरी दुर्गति होने वाली है, और जनता को सावचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। इसमें यह देखना है कि कौन आदमी किसके लिए क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। कल्याण जी, आप देखिए भारत में कितने स्टेट्स हैं, लेकिन एक वेस्ट बंगाल ही ऐसा स्टेट है जहां पे अपना राज चलता है, अपनी दादागिरी चलता है, केवल सीएम की वजह से। आप देखिए टीएमसी के जितने भी वहां लोग हैं वो सारे जाके हाई कोर्ट में जज को काम नहीं करने देते हैं। इसीलिए ईडी ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि ममता के खिलाफ एफआईआर लिखी जाए। आप देखिए वहां पे अगर आप देखें तो एक तरह से आइसोलेटेड स्टेट ये कहती है ममता बनर्जी अपनी स्टेट को बना के उसको कंट्रोल कर रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भारत का ही एक अंग है, और भारत के अंग में वेस्ट बंगाल ही एक बढ़िया स्टेट है, लेकिन ममता बनर्जी का जो खेल है वो सब उजागर हो गया है। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी की गिरफ्तारी कितनी जल्दी होती है और कितनी जल्दी वहां पे लोग जो है ममता बनर्जी के अगेंस्ट में खड़े होते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी वहां पे एक तरह से दादागिरी कर रही हैं। जो ट्रम्प दादागिरी कर रहे हैं अमेरिका में, वो ममता बनर्जी एक छोटे से स्टेट वेस्ट बंगाल में कर रही हैं। बोलिए आपका क्या ख्याल है? देखिए दादागिरी कौन कर रहा है तो वक्त बताएगा जी। ममता बनर्जी को ये लोग टारगेट बनाया है। एक बात बताइए, ईडी जो है वो गवर्नमेंट की एक संस्था है जो आईपैड के ऊपर छापा मारने गई,
तो उनको क्या जरूरत थी वहां पे जाके फाइलें चोरी करने के लिए? और जो उनके भतीजे हैं उनका फोन भी इनके पास है। ममता बनर्जी देखिए के पास इनके भतीजे का फोन है जिसमें सारी मैं कॉल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ बात हुई है, कहाँ कहाँ क्या। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा था कि 5 साल से जी जब ईडी का केस चल रहा है या जी, उसी मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, तो 5 करेक्ट साल से क्या ईडी सो रही थी? क्या ईडी को सो रही थी? या ईडी को कोई पता नहीं था? 5 साल में उन्होंने करेक्ट। क्या किया? अब बिल्कुल, ये इलेक्शन का सवाल जब आपका समय जायज है, है। ये जब सवाल इलेक्शन, आपका जायज है। गृह मंत्री को वहां पे कॉन्क्लूजन लेना चाहिए था और उसी के बीच में ही वहां पे रेड डालनी चाहिए थी। बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है। बिल्कुल। और जी फिर बोले। जहां जहां इलेक्शन होते हैं वहीं वहीं जी पर ईडी क्यों जाती है? अगर करेक्ट। ईडी, अगर सेंटर की कठपुतली नहीं है, तो ईडी को कम से कम ये देखना चाहिए कि जहां इलेक्शन है उससे पहले भी जा सकती है, इलेक्शन के बाद में बिल्कुल भी जा सही है। सकती है। मगर जी ऐसा जी नहीं जी है। इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी जो मंशा है या उनकी जो नीयत जी है वो जी खराब है। वो उनको टॉर्चर करके और विपक्ष को खत्म करने की एक रणनीति है। ईडी का काम करने का तरीका गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि ईडी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ईडी को करना चाहिए, मगर वक्त जो है, टाइम जो है, समय ऐसा चुनते हैं ये, या इनसे चुनवाया जाता है कि आप इस वक्त जाइए निर्दोष लोगों को या अन्य लोगों को प्रताड़ित कीजिए ताकि हम लोग बाग वहां पर अपनी सत्ता हथिया सके, सत्ता बना सके। तो ये कार्य 2 साल पहले भी हो सकता है, 3 साल पहले भी हो सकता करेक्ट। था, मगर बिल्कुल सही उन्होंने है। क्यों नहीं किया? इसका कारण न जानना चाहिए। और जैसा आप बता रहे हैं कि जब वहां पर सीपी और डीसीपी जो थे साथ में थे, ये सेंटर के व्यक्ति है, क्या ईडी ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन लोगों को इत्तला दी थी कि हम लोग आ रहे हैं और हम इस तरह से रेड करेंगे? जब गवर्नमेंट के आदमियों को गवर्नमेंट अगर इत्तला नहीं देती, डिपार्टमेंट के आदमियों को डिपार्टमेंट इत्तला नहीं देगा, तो कैसे वहां पर जाकर आप रेड कर सकते हो? ये तो ये है कि कहीं पे भी जाकर, किसी के भी घर में जाकर आप बेवजह ये है कि आरोप लगाकर आप तोड़ाफोड़ी पुलिस, कर सकते हो। जैसा आप कल्याण जी, पार्टी ने किया और आप कल्याण पार्टी जी, को किया। पुलिस के सामने ईडी को मारा गया है, ईडी के लोगों को घायल किया गया है और जबरदस्ती वहां से फाइलें छीनी गई हैं। आप इसको जायज समझ रहे हैं क्या? ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? देखिए, एक लॉ, एक जो है प्रोटोकॉल होता है। जब जी भी कोई संस्था इस तरह का कार्य करती है तो वो पहले अपने ऑफिस को या जहां पर रेड डालनी होती है वहां पर उसको घेरती है और वहां की स्टेट गवर्नमेंट को या स्थानीय पुलिस को इतला करती है कि हम यहाँ पर रेड पुलिस डालने साथ में आए हैं। थी, लोकल नहीं थी। पुलिस साथ में थी, ईडी के साथ में लोकल पुलिस थी। अगर लोकल पुलिस थी तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि ममता बनर्जी लोकल पुलिस को लेके गई और उनके सामने उनको मारा पीटा गया? ममता बनर्जी डीसीपी और सीपी के सामने वहां पे थे और उनके सामने ये सारा कांड किया गया क्योंकि ममता बनर्जी और भी हायर लेवल्स को ले, यानी 100 लोगों को चिन्हित कर रहे हैं वीडियो के द्वारा। जो वहां पे सीसीटीवी कैमरेज हैं उनके द्वारा गृह मंत्री ने बोला है सबको चिन्हित किया जाए और कौन कौन थे ममता बनर्जी के साथ आए हुए, उनके फुटेज को खंगालो और निकाल के बताओ। एक एक की क्लास लगेगी क्योंकि इस समय सेंट्रल अमित शाह जी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं क्योंकि किसी भी फाइल को चोरी करना किसी सीएम के लिए ये बद से बदतर की हालत है। इसका मतलब ये है कि वहां पे दादागिरी से राज चल रहा था। मैं आपके माध्यम से जी 144 करोड़ लोगों से ये पूछना चाहता हूं सर जी कि जी जो मेन कल्पित था, जो मेन मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्यूज था, जी शुभेंदु अधिकारी, आपने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करी? ये बात का मामला है कि मैं वो उसके टीएमसी में मेंबर था, टीएमसी का पदाधिकारी था, मगर वो बीजेपी में आने के बाद में क्या साफ सुथरा हो गया? तो आप पहले तो ये डिसाइड करें ईडी कि उन्होंने पहले 2020 में जो रेड डाली थी और शुभेंदु अधिकारी को अरेस्ट किया था, उनसे पूछताछ की थी, तो उसमें क्या निकला?
अगर कहीं पे कोई गुनाहगार है या कहीं पे रेड डालने की आवश्यकता है तो पहले कार्रवाई तो शुभेंदु अधिकारी पे होनी चाहिए, उनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, बाद में सारी की सारी कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप जो मेन चोर है, मेन जो एक्यूज है वो बचा रहे हो और निर्दोष लोगों को फंसा रहे हो। अब जहां पर ये छापा डाला गया है उस व्यक्ति का ये जो बताया जा रहा है ममता बनर्जी द्वारा, तो वो इनका ऑफिस था, किसी पार्टी का ऑफिस था और वहां बैठकर चुनावी रणनीति या चुनाव से संबंधित कोई कार्रवाई होती थी। वो किसी कंपनी का ऑफिस नहीं था, वो पार्टी का ऑफिस था। तो पार्टी के ऑफिस में आप रेड डालकर उनकी सारी लूपहोल या उनकी जो भी रणनीति है वो ले जाकर क्या शो करना चाहते हैं अमित शाह जी? तो अमित शाह जी ये जानना चाहते हैं कि ममता बनर्जी किस चीज को खड़ा करना चाह रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, किस पे दाव लगा रही है, या कहाँ से क्या रणनीति है। तो ये गलत है सर। इलेक्शन जो होते हैं वो फेयर होने चाहिए। इलेक्शन अपने बलबूते पर लड़े जाते हैं, किसी को दबाकर इलेक्शन जीता नहीं जाता, दमन किया जा सकता है, जैसा कि आपने बिहार में किया, जैसा कि आपने दिल्ली में किया, राजस्थान में किया, हरियाणा में किया, एमपी में किया, महाराष्ट्र में किया। ये तो इतने निकृष्ट आदमी है कि आप ये देखिए ओबीसी के खिलाफ बोलते हैं और महाराष्ट्र में बीएमसी के इलेक्शन में ओबीसी के साथ में गठबंधन कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को गालियां देता है, इनका कार्यकर्ता एक एक छोटा छोटा बच्चा गालियां देता है, उस व्यक्ति को वहां पर बीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता माला पहनाकर नतमस्तक हो रहे हैं। तो ये तो बहुत गंदे आदमी है, इनकी सोच बहुत घटिया है, इसलिए इनसे बच के रहने की आवश्यकता है। ये पार्टी नहीं है, ये पार्टी नहीं है, एक संगठन है जो बेवकूफ बना रहा है, पूरे देश के लोगों को गुमराह कर रहा है। और मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है कि लोग बाग चांद की ओर जा रहे हैं और हम रसातल की ओर जा रहे हैं। हम नीचे खोद रहे हैं कि कौन सी कब्र में कौन सा कौन दबा हुआ है, लोग बाग चांद पे खोज रहे हैं कि हम चांद पे जाकर घर बनाएंगे, ये करेंगे। तो ये पार्टी का कोई विजन नहीं है। आज 11 साल 12 साल बीजेपी को हो गए, इन्होंने कोई स्कूल बनाया हो, एयरपोर्ट बनाया हो, कोई एम्स हॉस्पिटल बनाया हो, कोई एयरपोर्ट बनाया हो, क्या बनाया है इन्होंने? हिंदू हिंदू करके लोगों में वैमनस्यता फैलाई, लोगों को लड़वाया और अपनी सत्ता सुरक्षित कर ली। तो ये गलत है। आगे जाकर इसका परिणाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इन्होंने जमीन बेच दी, जंगल बेच दिए, जल बेच दिया, आकाश बेच दिया, आपकी पूरी संस्थाएं बेच दी। अब थोड़े दिनों बाद में तो आपको सांस लेने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा और उसका भी टैक्स देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो मुझे तो कहते हुए शर्म आती है कि यहाँ की जनता ने बहुत ही गलत डिसीजन ले लिया। जिस आदमी को राम जी समझ के सर माथे बिठाया था, वो व्यक्ति रावण से भी बुरा निकला। आप देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से कल एक समाचार आए हैं कि बांग्लादेश में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 1,80,000 लीटर डीजल दिया है और वो भी 50 रुपए लीटर के हिसाब से, जबकि वहां पर यह है कि हमारे भाइयों को सताया जा रहा है, हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। यहाँ पर यह कि विरोध कर रहे हैं ये और अंदर से ट्रेड चला रहे हैं। अडानी जी को वहां पर जो है ना सोलर प्लांट दिलवा रखे हैं, वहां पर बिजली अडानी जी सप्लाई कर रहे हैं। तो ये गलत है जो देश के साथ में धोखा किया जा रहा है। मैं आपके पक्ष में नहीं हूँ और मैं बिल्कुल ये कहता हूँ आपके चैलेंज पे और खुलेआम कहता हूँ कि ये जो है सबसे घटिया प्रधानमंत्री हमारे देश का, सबसे घटिया सरकार, सबसे बुरे दिन है